हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता रहता हूं कि वायलेंस यानी हिंसा, खास तौर पर कम्युनल पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल की राजनीति का चरित्र है, या यूं कहें उसका डीएनए या उसका ट्रू नेचर है। हम लोग यानी मेरी टीम आई एम बुद्धा प्रोडक्शन में हम पिछले 4 साल से द डेली फाइल्स के लिए बंगाल के हिंसात्मक पहलू पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने सोचा है मैं आपको धीरे धीरे वो किस्से बताऊं जो मीडिया या ओपिनियन बिल्डर्स या हिस्टोरियंस आज आपको नहीं बताते हैं, और राजनेता तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि किस तरह हिंसा ने बंगाल को नष्ट कर दिया है। कम्युनल पॉलिटिकल वायलेंस ने किस तरह बंगाल को नष्ट किया है कि आज भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के सर्विस सेक्टर, भारत के बिजनेसमैन, और वो तो छोड़िए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड टीचर्स, प्रोफेसर, किसी भी वर्ग के लोग अपना दूसरा घर, रिटायरमेंट होम गोवा, हिमाचल, केरला कहीं भी बसाने को तैयार है भारत में, पर बंगाल जाने से कोई तैयार नहीं है। एक वक्त में बंगाल हिंदू धर्म, दर्शन, आध्यात्मिक सोच और राष्ट्रवाद की जन्मभूमि बना, लेकिन आज वही बंगाल एक बंजर, बल्कि खून से लथपथ बंजर जमीन बन गया है जहां कोई नहीं बसना चाहता। ऐसा क्यों हुआ? मैं अगले कई एपिसोड्स में आपको बंगाल के ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा कि आप कई दिन रातों तक सो नहीं पाएंगे। आपने सैनबरी मर्डर्स के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज सुनिए। आपने कभी 1 साल तक चलने वाले मर्डर्स के बारे में सुना है? नहीं ना। यह बात 1970 की है, बंगाल की है। सैनबरी मतलब सेन परिवार का घर या हवेली। सैनबरी जो बंगाल के वर्धमान शहर में स्थित है, पर सैनबरी का नाम उसकी खूबसूरती या महान इतिहास के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जाना जाता है। सैनबरी मर्डर जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल वायलेंस की हॉरर और इसके खतरनाक मंसूबों की याद दिलाता है, जो 17 मार्च 1970 को वेस्ट बंगाल के बर्धमान में हुआ। इस घटना में सैन परिवार के घर पर हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हमले के पीछे सीपीआईएम के सदस्य थे। सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिन्होंने सैन परिवार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे उस वक्त 1970 में कांग्रेस के समर्थक थे और सीपीआईएम का समर्थन करने से लगातार इनकार कर रहे थे, और सीपीआईएम को यह मंजूर नहीं था। आज भी बंगाल में एक पार्टी को सपोर्ट ना करने का नतीजा एग्जैक्टली वही है जो सैनबरी परिवार के साथ हुआ, हिंसा, रेप, मर्डर। दोस्तों, सैनबरी मर्डर कम्युनिस्ट क्रुएल्टी, हेट्रेड और प्रेजुडिस के खतरनाक पॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। इस डार्क पीरियड में जो कुछ हुआ उसने न केवल सैन परिवार को बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के कॉन्शियंस को हिला के रख दिया। सैनबरी मर्डर को समझने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और उन कॉम्प्लेक्स कारणों को जानना होगा जिन्होंने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। सैन परिवार कांग्रेस का समर्थन करने वाले और रिच कल्चरल हेरिटेज से आता था। वो एक लंबे समय से उस इलाके में कम्युनिस्ट सपोर्टर्स के साथ रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से टेंशन्स और आइडियोलॉजिकल मनमुटाव बढ़ने लगे, और धीरे धीरे सैन परिवार के खिलाफ भेदभाव बढ़ा और उन्हें एक विधिवत तरीके से, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से सीपीआईएम के संचालन में समाज से आइसोलेट कर दिया गया। और ये जो कटाव था, ये इस हिंसा के आने वाले खतरे के शुरुआती संकेत थे। ये घटना दोस्तों अचानक नहीं हुई, बल्कि कई घटनाओं और बढ़ते तनावों के कारण हुई। प्रोपेगेंडा के जरिए उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई और सैन परिवार को डीह्यूमनाइज किया गया, जिससे हॉस्टिलिटी, मिसट्रस्ट और एक उनके खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाया गया। वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम जो डोमिनेंट कम्युनिस्ट पार्टी थी, सैनबरी मर्डर्स में
डायरेक्टली, ऑफिशियली, लीगली, मतलब स्टेट जो रन करने वाली पार्टी थी वो डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, खासकर कुछ फैक्शंस में यह मानना है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही समाज की जरूरतों को समझती है और वही एकमात्र राजनीतिक सोच और ताकत बननी चाहिए। इस सोच से दूसरे विचारों के प्रति इंटॉलरेंस और वायलेंस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेन परिवार की बहू रेखा रानी, उन्होंने डिटेल में उस दिन की एट्रॉसिटीज को याद किया है, जो कई जगह आपको उसके सबूत मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 7:30 बजे उनके घर पर हमला हुआ। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये कम्युनिस्ट लोगों की और नक्सल लोगों की खास ट्रिक रही है। आप सो के उठते हैं, उसी वक्त आप पे हमला करते हैं जब आप तैयार ही ना हो। तो 7:30 बजे सैनबरी में उनके परिवार पर हमला हुआ। लोगों ने पत्थर फेंके, पहले तो घेरा, फिर पत्थर फेंके और आखिरकार घर में आग लगा दी। उनके 2 देवर मलय और प्रणब की उनके परिवार के सामने ही काट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, लेकिन सिलसिला यहां रुका नहीं। 1 साल बाद रेखा रानी के पति नब कुमार सेन की आंखें फोड़कर उन पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। कम्युनिस्ट लोगों का स्पष्ट मानना था कि केवल उनकी आंखें फोड़ना और उन पर तेजाब डालना पर्याप्त सजा नहीं थी। सेन भाइयों की मां मृगनयना देवी को उनके ही बेटों के खून से सने चावल खाने पर मजबूर किया गया। तो जो लोग ये समझते हैं कश्मीर में मैंने जो दिखाया था वो एकमात्र ऐसा किस्सा था, ऐसा नहीं है। ये एक इस्लामिक टैक्टिक है लोगों को दहशत में लाने की, और उसी इस्लामिक टेक्निक का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में किया था। और वही टैक्टिक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अडेप्ट कर ली। लोगों को उन्हीं के बेटे का चावल खिला दो या उनको काट के जो है कौओं के सामने फेंक दो। ऐसी स्थिति क्रिएट कर दो कि लोग दहशत के मारे उनके गुलाम बन जाएं, उनके सामने सर टेक दें। और वही सीपीआईएम से ट्रांसफर होके कांग्रेस के पास गई, कांग्रेस से ट्रांसफर होके वही टैक्टिक आज टीएमसी के पास है। और इसीलिए टीएमसी भी सेम हिंसा करती है जो कम्युनिस्ट करते थे। कमिंग बैक टू सैनबरी, मृगनयना देवी इस हमले में बच तो गई, लेकिन वो गंभीर रूप से ट्रॉमेटाइज्ड हो गई और कभी नॉर्मल जीवन जी नहीं पाई। इसके अलावा जितेंद्र नाथ राय, जो कि वहां पे एक प्राइवेट ट्यूटर थे, वो उस समय घर में मौजूद थे, उनको भी बेरहमी से मार दिया गया। सेन परिवार की एक और सदस्य स्वर्णलता जोश ने भी इस हमले के दौरान की गई क्रूएल्टीज को देखा। हमलावरों ने उनके एक महीने के बेटे, 30 दिन के बेटे को, अमृत कुमार जिसका नाम था, उसको भी आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पड़ोसियों की वजह से उसको बचा लिया गया। दोस्तों, मर्डर के गवाह रहे एनएसयूआई एक्टिविस्ट गुनामोनी रॉय की उस समय हत्या कर दी गई जब वो केस की इंक्वायरी के लिए गठित तरपड़ा रॉय कमीशन को गवाही देने जा रहे थे। और भारत में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। गवाहों को ही खत्म कर दो ताकि जस्टिस ही ना मिले। सैनबरी घटना के मैग्नीट्यूड के बावजूद ये कई लोगों के लिए अभी भी एक अननोन स्टोरी है। दोस्तों, इस हादसे ने पूरे भारत के कॉन्शियंस को किस तरह से हिलाया था, यह आपको इस बात से पता चलेगा कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं सेन परिवार को आश्वासन देने के लिए उनके घर गई थी, जो इस घटना की गंभीरता और सदमे को दर्शाता है। दोस्तों, सैनबरी मर्डर केस में लैक ऑफ जस्टिस एक बहुत बड़ी समस्या रही। इस क्राइम में शामिल कम्युनिस्ट वर्कर्स ने बाद में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इत्यादि इत्यादि महत्वपूर्ण पोजीशंस को भी हासिल किया, जिससे वे अपने अपराधों और अकाउंटेबिलिटी से बचें ताकि उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके। सीपीआईएम के नेताओं बिनोय कुमार, अनिल बासु, निरुपम सेन, रजत बंदोपाध्याय, दुर्गशिव रॉय और अमन हल्दर का नाम डायरेक्टली सैनबरी मर्डर से जुड़ा हुआ है। सैनबरी मर्डर में ना सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ली गई, बल्कि उसने इस इलाके की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इतना गहरा प्रभाव डाला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस घटना ने एक ऐसी आइडियोलॉजी के खतरों को हाईलाइट किया जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमेसी के इरादे को बढ़ावा देती है, विरोध को दबाती है और उन लोगों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है जो इसका विरोध करना चाहते हैं या अलग राय रखते हैं।
दोस्तों, जब टीएमसी की सरकार ने 2011 में इस घटना की जांच के लिए कमीशन का गठन किया, आप सोचिए 1970 की घटना का 2011 में उसकी जांच करने के लिए कमीशन बैठाया गया। इससे शर्म की बात भारत की डेमोक्रेसी के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू सैनबरी, जब इसका गठन किया गया कमेटी का, तो कुछ पॉलिटिकल फिगर्स ने इसे पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा कहा। पॉलिटिकल पार्टी सैन परिवार की पीड़ा को अपने फायदे के लिए लगातार, खासतौर पे हर इलेक्शन में तमाम वर्षों से इस्तेमाल करती आई हैं। रेखा रानी जी ने 2016 में एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस को बताया, जो मैं एज इट इज आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि स्पेशल ओकेजन्स पर, खास मौकों पर, जैसे कि 21 जुलाई को कोलकाता में मार्टर्स डे के इवेंट में, शहीद दिवस के इवेंट में, मुझे एक शोपीस की तरह स्टेज पर रखा गया, जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मुझे 10,000 रुपए का लिफाफा दिया। कोई नहीं देखता कि हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे लगातार भाग रहे हैं और मेरे इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सैन परिवार के सबसे छोटे बेटे विजय कुमार सैन ने कहा, टीएमसी चाहती थी कि मैं उन लोगों के नाम बताऊं जिनकी मौजूदगी मुझे याद तक नहीं है जिस वक्त हमला हुआ था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती, यानी झूठी गवाही देते तो सरकारी नौकरी मिल जाती। और दूसरी तरफ जिन पर हत्या में शामिल होने का आरोप है, वे चाहते हैं कि मैं कहूं कि वे हमले के समय वहां नहीं थे। पर मेरे कई रिश्तेदारों ने रूलिंग पार्टी से नौकरी और पैसे की मदद ली है। इसे भूलना मुश्किल है, लेकिन मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता। मुझे अक्सर हत्याकांड की सालगिरह के इवेंट में बुलाया जाता है, लेकिन मैं टाल देता हूं। जब सब चले जाते हैं तब मैं डोम को माला पहनाता हूं और चुपचाप प्रार्थना करता हूं। ईश्वर न करे किसी के जीवन में ऐसा हो। पर सबसे दुखद बात यह है कि जिस पार्टी के लिए सैन परिवार ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, उस कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उन्हें भूलकर सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्वार्थ देखा, किसी भी और पार्टी की तरह। यूपीए के समय में कांग्रेस पार्टी ने सीपीआईएम के एक्टिव सपोर्ट के साथ सरकार चलाई। फिर 2016 के असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करने की बहुत कोशिश की। सैन परिवार की ट्रेजेडी और उसके बाद की घटनाएं दोस्तों हमारे डेमोक्रेसी के फेलियर को दिखाती हैं। मैं अक्सर कहता हूं, आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, व्हाई डेमोक्रेसी हैज फेल्ड, तो आपको समझ में आएगा। ये बात मैं पिछले कई वर्षों से करता आ रहा हूं। इससे पता चलता है कि किस तरह आज ना तो हमारे पास राइट टू जस्टिस, हमारे मतलब हम वी द पीपुल के पास ना तो राइट टू जस्टिस है, ना राइट टू लाइफ। लोग डेमोक्रेसी को वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सरकार चलाने का सिस्टम मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में आज की डेमोक्रेसीज में बाकी करप्ट, कम्युनल और वायलेंट सिस्टम्स की वही सारी बुराइयां हैं और बहुत कम अच्छाइयां। दोस्तों, सैनबरी मर्डर भारत के इतिहास का एक वो ट्रेजिक चैप्टर बना रहेगा जो पॉलिटिकल वायलेंस और ह्यूमन क्रुएलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस और जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और रिकंसिलिएशन की आवश्यकता को उजागर करता है। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता हूं। अगर आज के भारत में हम और आप, हम वी द पीपल को राइट ऑफ ट्रूथ, राइट ऑफ जस्टिस और राइट ऑफ लाइफ होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर आज के भारत को देखकर ऐसा लगता कि हम हिंदू सभ्यता का परचम लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी बातें, मेरा रिसर्च, मेरी किताबें, मेरे पॉडकास्ट और मेरी फिल्में गवर्नमेंट और समाज के लिए एक वेकअप कॉल बने, ताकि वे इंटरवेंशन, अकाउंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन के तंत्र को मजबूत करें, जिसमें समाज का हर सिटीजन, हर व्यक्ति हर समय सुरक्षित महसूस करे, ना कि वायलेंस, नफरत और करप्शन के सिस्टम को। दोस्तों, पास्ट से सीखकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहां ऐसे भयानक केसेस कभी दोहराए ना जाएं, जहां सभी लोगों को प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट मिले। दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने और समाज में
डिवीजन यानी भेदभाव के मूल कारणों को एड्रेस करने के इंपॉर्टेंस को बताता है। इस केस से सीखकर हम एक ऐसी सोसाइटी की ओर काम कर सकते हैं जो टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, डिग्निटी फॉर ह्यूमन लाइफ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ और सबसे ऊपर राइट टू ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी देता हो, जिससे हम ऐसे हॉरिफिक एक्ट्स को दोबारा होने से रोक सके और एक उज्जवल, हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव फ्यूचर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, अगर हम रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव टैगोर और श्री औरोबिंदो की इस भूमि बंगाल में अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप कल्पना करिए फिर कहां कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।